फिल्म की शुरुआत में हम रॉय और लूकस को एक मोटल में देखते हैं और उनके साथ एक छोटा लड़का भी होता है। वहीं टीवी पर यह न्यूज चल रही होती है कि 8 साल के एक लड़के जिसका नाम एल्टन है उसे रॉय ने किडनैप कर लिया है। लेकिन रॉय के साथ मौजूद एल्टन को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अगवा किया गया है। फिर रात के समय वो तीनों इस मोटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह रात में चोरी छुपे जाते हुए एक लड़की देख लेती है और वहीं ये लड़की भी टीवी न्यूज में देख रही थी, जिससे वो समझ जाती कि टीवी पर जिस शख्स की बात हो रही है ये वही लोग हैं। इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके उनकी गाड़ी का नंबर बता देती है। अब अगले सीन में हम केल्विन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उस लड़के को 4 दिन के अंदर मेरे पास लाना है। दरअसल केल्विन रांच नाम के कल्ट का लीडर है और बीते कुछ सालों से एल्टन इसी के पास था। लेकिन कुछ दिन पहले एल्टन को रॉय अपने साथ ले गया, इसलिए केल्विन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिस कारण टीवी में एल्टन की न्यूज चल रही है। जिसके बाद हम केल्विन को उसके कल्ट के लोगों के सामने देखते हैं और उसी समय एफबीआई वाले उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर रांच के सभी लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ लूकस जो कार चला रहा था उसका दुर्घटना एक कार से हो जाता है और इस दुर्घटना में उससे रॉय और एल्टन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस कार से उनकी टक्कर हुई थी उस कार में बैठी महिला बेहोश हो जाती है। इसलिए अब लूकस उस महिला के पास जाता है और इतने में ही वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आती है, जिसमें बैठा ऑफिसर लूकस की गाड़ी की हालत देखकर समझ जाता है कि उसने इस महिला की कार को टक्कर मारी होगी। अब इससे पहले कि वो पुलिस वाला कुछ कर पाता, लूकस और रॉय उसे गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर देते हैं। जिसके बाद लूकस उस ऑफिसर के वॉकी टॉकी से बाकी पुलिस वालों को ये खबर कर देता है कि इस ऑफिसर को किसी ने गोली मार दी है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उस ऑफिसर को बचाया जा सके। और वहीं हम ये समझ पाते हैं कि लूकस खुद भी एक पुलिस वाला है। उधर केल्विन से पूछताछ करने के लिए एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक ऑफिसर नेम पॉल आता है। पॉल केल्विन को कुछ नंबर्स बताकर ये पूछता है कि तुमने इन नंबर्स को कैसे डिकोड किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी के एन्क्रिप्टेड कोड्स हैं जिसके बारे में तुम्हारे कल्ट के लोग जानते हैं। जिस पर केल्विन उसे एल्टन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने एल्टन नाम के बच्चे को गोद लिया था, पर उस बच्चे में कुछ तो खास तरह की शक्तियां थी और वो कई तरह की भाषाएं भी बोल सकता था और उसी बच्चे ने हमें इन नंबर्स के बारे में बताया था। इस तरफ रॉय और लूकस एल्टन को लेकर एल्डन नाम के शख्स के घर जाते हैं। दरअसल एल्डन भी रांच कल्ट का मेंबर था, इसलिए वो भी बाकी रांच मेंबर्स की तरह एल्टन को जानता था। फिर उसके घर में रॉय एल्टन को सुलाकर न्यूज देखने लगता है, जहां अब भी उसके बारे में ही न्यूज चल रही थी। और अब इन लोगों को यहाँ कुछ ही देर हुआ था कि तभी वो घर ऐसे हिलने लगता है मानो भूकंप आ गया हो। जो देखते ही रॉय और लूकस एल्टन के कमरे की तरफ भागते हैं और कमरे में पहुंचकर वो देखते कि एल्टन की आंखों से रोशनी निकलकर एल्डन की आंखों में पड़ रही है और इसी सब की वजह से वो घर इतना कांप रहा है, जिस कारण ऊपर की छत का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आ जाता है। तब रॉय एल्डन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे एल्टन की आंख से निकलने वाली रोशनी बंद हो जाती है। लेकिन धूप आने के कारण एल्टन को तकलीफ होने लगती है, इसलिए रॉय उसे धूप से बचाकर छांव की तरफ ले आता है। और इसी सीन में हम ये समझ पाते हैं कि एल्टन के अंदर कुछ तो खास तरह की शक्तियां हैं। साथ ही साथ वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता और यही वजह कि रॉय और लूकस उसे लेकर रात के समय में मोटल से निकले थे ताकि वो धूप से बचा रहे। अब इसके बाद रॉय, एल्टन और लूकस एल्टन की वैन लेकर रात के समय वहां से निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही एल्टन स्पेनिश भाषा बोलने लगता है, जो सुनकर लूकस कुछ समझ नहीं पाता। तब रॉय उसे रेडियो चालू करने को कहता है, जहां हम रेडियो पर स्पेनिश भाषा में उन्हीं शब्दों को सुन पाते हैं जो एल्टन कह रहा था, यानी कि वो रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर कर पा रहा था। और इसी से हम समझ पाते हैं कि जिस तरह उसने रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया, ठीक उसी तरह उसने गवर्नमेंट एजेंसी के उन सीक्रेट कोड्स को भी कैप्चर किया होगा, जिसके बारे में पॉल केल्विन से पूछताछ कर रहा था। अब आगे रॉय एक पेट्रोल पंप पर रुककर वैन में पेट्रोल डालने लगता है, जबकि लूकस पास ही की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाता है। और इसी बीच एल्टन वैन से बाहर निकलकर आसमान की तरफ कुछ इस तरह देखने लगता है जैसे उसने आसमान में कोई चीज देख ली हो। और तभी वहाँ एक महिला एल्टन से सवाल करती है कि उसने रात के समय गॉगल्स क्यों नहीं लगाए हैं। और फिर इतने में ही वहाँ रॉय आकर उस महिला से बताता है कि ये मेरा बेटा है, जिस पर वो महिला कहती है कि तुम्हें रात के समय छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
फिर रॉय एल्टन को वैन से बाहर निकलने के लिए डांट लगाता है और तभी उस पेट्रोल पंप के आसपास सैटेलाइट के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो तीनों वैन में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। अब रास्ते में रॉय नोटिस करता है कि एल्टन के कान और नाक से खून बह रहा है, इसलिए लूकस उसे हॉस्पिटल चलने की सलाह देता है। लेकिन रॉय इस बात के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसे डर था कि यदि वो लोग हॉस्पिटल गए तो उन्हें कोई ना कोई पहचान लेगा, जिससे वो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। अब अगले सीन में वो लोग सैरा के पास पहुंच जाते हैं, जो एल्टन की माँ होती है। सैरा अपने बेटे को काफी समय बाद देख रही थी, क्योंकि उसे केल्विन ने गोद ले रखा था। जिसके बाद लूकस रॉय से कहता है कि एल्टन की तबीयत काफी खराब है, इसलिए हमें उसका इलाज करवाना पड़ेगा। जिस पर रॉय कहता है कि हमें 6 मार्च के पहले एल्टन को एक खास जगह पर पहुंचाना होगा, और ऐसा करने के लिए हमारे पास 3 ही दिन है। पर वहीं दूसरी तरफ केल्विन के साथी सैरा की मां के घर पहुंचकर उनसे सैरा का पता निकलवा लेते हैं। जबकि इस तरफ पेट्रोल पंप पर पॉल और उसके कुछ साथी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सैटेलाइट कैसे गिरी, क्योंकि वो खुद ब खुद अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गई। वहीं उस सैटेलाइट ने गिरने से पहले जो तस्वीरें ली थी उसमें एल्टन दिख रहा होता है, जिससे वो सभी ये निष्कर्ष निकालते कि हो ना हो एल्टन ने इस सैटेलाइट को गिराया है, क्योंकि उसके पास कुछ खास तरह की शक्तियां हैं। इधर सैरा जो रॉय और लूकस के साथ एल्टन को लेकर कहीं जा रही होती है, तो वो एल्टन से उस सैटेलाइट के बारे में पूछती है, जिस पर एल्टन बताता है कि उसने ही उस सैटेलाइट को गिराया था, क्योंकि पुलिस वाले उस सैटेलाइट के जरिए मुझ पर नजर बनाए हुए थे। पर इसकी तुरंत ही बाद उसकी तबीयत और खराब होने लगती है, और अब हम देख पाते कि एल्टन की आंखों से तेज रोशनी निकल रही है, और उस रोशनी के कारण उन्हें अपनी कार रोकनी पड़ती है। वहीं एल्टन कार से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ जाता है, जो देखकर लूकस एक बार फिर रॉय से कहता है कि एल्टन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जिस पर फिर एल्टन आसमान की तरफ देखकर अपने पिता रॉय से कहता है कि हम दोनों को पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद सैरा और लूकस कार से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम रॉय और एल्टन को देखते हैं, जो जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां रॉय दिन का समय बिताने का फैसला करता है। वो अपने बेटे से कहता है कि रात होते ही हम वापस चलना शुरू कर देंगे। जिस दौरान एल्टन व्यक्त करता है कि मैं सूरज की रोशनी में जाना चाहता हूँ। पर वहीं अगले सीन में हम पॉल को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो दीवार पर लिखे नंबर्स को देख रहा था, और तभी उसे कुछ ऐसा चमकता है जिससे वो समझ जाता है कि एल्टन किस तरफ जा रहा है। फिर हम केल्विन के आदमियों को देखते हैं, जो इस समय एल्टन के घर पर होते हैं। वो एल्टन को डरा धमका कर ये पता कर लेते हैं कि आखिर रॉय और एल्टन जा कहाँ रहे हैं, इसलिए अब वो लोग भी उसी तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सूरज निकलने ही वाला होता है, और जैसा कि एल्टन ने अपने पिता से कहा था कि उसे सूरज की रोशनी में बाहर निकलना है, इसलिए रॉय उसे लेकर खुले मैदान में जाता है, जहां सूरज की रोशनी पड़ते ही एल्टन की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, और इसी के साथ उनके आसपास एक डोम बन जाता है। वहीं सैरा और लूकस एक मोटल में रुके हुए थे, और तभी उस मोटल के दरवाजे पर कोई आता है, जो कोई और नहीं बल्कि रॉय और एल्टन ही थे। अब उन्हें इस तरह दिन की रोशनी में देखकर लूकस और सैरा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एल्टन तो दिन में नहीं निकल सकता था, जिस कारण वो लोग रात में सफर किया करते थे। तब रॉय उन दोनों से कहता है कि एल्टन तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जिसके बाद एल्टन कहता है कि जब वो सूरज की रोशनी में बाहर निकला तो उसने एक ऐसी दुनिया देखा जहाँ उसके जैसे यानी कि एल्टन जैसे लोग रहा करते हैं, और ये दुनिया हमारी दुनिया के ठीक ऊपर है, यानी कि एल्टन को उसी दुनिया में जाना है, क्योंकि वो हमारी दुनिया का नहीं है। अब इस बात को कहते समय एल्टन के हाथ और आंखों से रोशनी निकल रही थी, और साथ ही साथ वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जो सुनने के बाद वो लोग दिन में ही उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहां एल्टन को जाना है। लेकिन मोटल से बाहर निकलते ही केल्विन के साथी रॉय के कंधे पर गोली चलाकर और लूकस को घायल करके एल्टन को अपने साथ ले जाते हैं। पर जाने से पहले वो इन तीनों यानी कि रॉय, लूकस और सैरा के हाथ बांध देते हैं, लेकिन सैरा किसी तरह खुद को आजाद करके बाकी दोनों के हाथ खोल देती है। जिसके बाद अब वो तीनों केल्विन के आदमियों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें आर्मी वाले मिलते हैं, जिन्होंने केल्विन के आदमियों को पकड़ लिया था, और वो लोग एल्टन को अपने साथ ले गए थे। वहीं एल्टन को अब एक सरकारी फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां एक महिला उससे कुछ सवाल करती है।
लेकिन एल्टन कहता है कि उसे सिर्फ पॉल से बात करनी है। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि पॉल किस डिपार्टमेंट में काम करता है। फिर पॉल उससे बात करता है जबकि बाकी ऑफिसर्स दूसरे कमरे में चले जाते हैं। और इसी के साथ हम देख पाते कि जो कैमरा एल्टन के कमरे में लगे थे उसकी फुटेज में एल्टन बैठा हुआ नजर आ रहा था, जबकि असल में वो खड़ा था। यानी कि उसने अपने शक्तियों से कैमरा फुटेज को अल्टर कर दिया था। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है जिसमें एल्टन मौजूद था। जिस पर पॉल उसके कमरे में जाकर उससे पूछता है कि रांच के लोग तुम्हें मसीहा क्यों मानते हैं जबकि मिलिट्री के लोग तुम्हें एक खतरनाक हथियार मानते हैं। जिसके जवाब में एल्टन कहता है कि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ बल्कि मैं किसी और ही दुनिया का हूँ। और ऐसा कहती उसकी आंखों से फिर से तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद पॉल रॉय को कॉल पर लोकेशन बताते हुए ये कहता है कि एल्टन मेरे साथ है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी मेरे द्वारा बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाओ। यानी कि एल्टन ने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से पॉल उसका साथ देने को तैयार हो गया था। फिर एल्टन एक कार को कंट्रोल करके उसका दरवाजा खोल देता है, जिस कार से पॉल और एल्टन उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां उसने रॉय को बुलाया है। अब आगे हम गुप्त गवर्नमेंट फैसिलिटी को देखते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, यानी कि एल्टन ने पावर को काट दिया, जिसका फायदा उठाकर पॉल उसे बाहर ले गया था। फिर पॉल एल्टन को उसके माता पिता को सौंपते हुए ये बताता है कि मेरे द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स की वजह से मिलिट्री के लोगों को ये पता चल चुका है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इसलिए आसपास के रास्ते में बहुत सारे सोल्जर होंगे। जिस पर एल्टन कहता है कि वो इससे भी निपट लेगा। अब पॉल लूकस से हथकड़ी लेकर अपने हाथ में पहन लेता है ताकि ये लगे कि उसका इस सब में कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद एल्टन अपने पिता रॉय को वो रास्ता बताता है जिसमें सबसे कम सोल्जर्स हैं। जिस पर फिर रॉय उस रास्ते में लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस सब की वजह से आर्मी वाले उनके पीछे लग जाते हैं। तब एल्टन बताता है कि जिस जगह उसे जाना है वो पास ही है, इसलिए वो अपनी माँ सैरा के साथ पैदल ही जंगल की तरफ निकल जाता है। जबकि रॉय और लूकस गाड़ी को भगाने लगते हैं जिससे आर्मी वाले बेवकूफ बनकर उनके पीछे लग जाए। इधर एल्टन एक खुले मैदान में पहुंचकर फिर से एक डोम तैयार करता है और ये डोम इतना बड़ा होता है कि इसमें पृथ्वी का काफी सारा हिस्सा कवर हो जाता है। वहीं इस डोम के अंदर हम उस दुनिया को देख पाते जिसकी बात एल्टन कर रहा था, जो देखकर सहरा एकदम दंग रह जाती है। अब सहरा के साथ साथ दुनिया के बाकी लोग जो इस डोम के अंदर थे वो भी उस एडवांस दुनिया को देख पा रहे थे। और तभी एल्टन के आसपास कुछ रोशनी चमकने लगती है, यानी कि ये उस दुनिया के लोग थे जो एल्टन को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इसी के साथ वो डोम और एल्टन गायब हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम लूकस को इंटरोगेशन रूम में देखते हैं जहां FBI ऑफिसर उससे सारी घटना के बारे में पूछता है। जिस पर लूकस कहता है कि तुम्हारे लोगों ने भी वहां सब देखा जो मैंने देखा, इसलिए तुम उनसे ही सवाल पूछो। जिस पर फिर वो ऑफिसर पॉल को लूकस से पूछताछ के लिए भेजता है। अब यहाँ पॉल बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं देता कि वो लूकस से पहले ही मिल चुका है। दूसरी तरफ हम रॉय को जेल में देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर एल्टन को अगवा करने का इल्जाम था। और फिर हम रॉय की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन को देखकर हमारे मन में कई सवाल आए होंगे कि क्या रॉय भी दूसरी दुनिया का था, जिसका जवाब ये हो सकता है कि दूसरी दुनिया अलग ही डायमेंशन में मौजूद है जो हमारी दुनिया के पैरेलली एग्जिस्ट करती है। और हो सकता है कि रॉय के पूर्वज किसी समय उस दुनिया से पृथ्वी में आ गए हो और उस पूर्वज ने इंसान से शादी करके परिवार बना लिया। अब सिंस रॉय के पूर्वजों का DNA रॉय के अंदर डोमिनेंट ना होने के कारण उसकी शक्तियां उभर कर बाहर नहीं आई, जबकि एल्टन के अंदर दूसरी दुनिया का DNA डोमिनेंट हो गया, जिस कारण उसके अंदर कमाल की शक्तियां आ गई। और इसीलिए वो एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां से वो वापस उस दुनिया में जा सके। और फिर यहीं पर ये मूवी और ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।